सितंबर 2000 में प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेट मेला इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड शायद कुछ लोगों को याद हो। IIW अपने आप में एक पहला कार्यक्रम था जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों ने प्रोडक्शन और सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए स्टॉल लगाए थे और दुनिया भर के कई वक्ता बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पर चर्चा करने के लिए आए थे। उन्हीं वक्ताओं में से एक चाइनीज कंपनी अलीबाबा के संस्थापक मा युन मींस जैक मा आए थे, जो इंटरनेट की अपार सफलताओं के बारे में बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि इंटरनेट लोगों के जीवन में क्या क्या कर सकता है। जी हां, आज हम जैक मा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अचानक ही वो गायब हो गए हैं। हालांकि चाइना के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दिसंबर 2015 में चाइनीज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर गुंग चैंग को भी पुलिस ने संघाई एयरपोर्ट से उठा लिया था और बाद में वो प्रकट हुए या प्रकट किए गए। उन्होंने बताया कि वो अथॉरिटीज को एक अननोन इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं। 2018 में इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक्ट्रेस फेंग बिंगबिंग भी 4 महीने के लिए संदेहास्पद तरीके से गायब हो गई थी और बाद में फिर पाई गई। उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए थे इनकम टैक्स और बाकी चीजों को लेकर के। फॉर्मर इंटरपोल चीफ हैंग मेंग वे भी इसी तरह के घटना का शिकार हुए थे और बाद में चाइनीज सरकार ने उनके ऊपर $2 मिलियन का घूस लेने का आरोप लगा दिया। मोस्ट रिसेंटली रेन जिंगजैंग, जो कि फॉर्मर रियल एस्टेट टाइकून है, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऊपर और उनको एक क्लाउन बुला दिया था। मार्च 2019 में उनको भी गायब कर दिया गया था, जो बाद में अपीयर हुए थे। कुल मिलाकर के चाइना में कोई नई बात नहीं है। जैसे आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे या लाल किताब को सलाम नहीं करेंगे, आपको उठा लिया जाएगा और बाद में लाल करके छोड़ दिया जाएगा। हालांकि हमारे भारत में थोड़ा सा अलग होता है। यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है और घर गिरा देने की प्रथा है। वैसे जैक मा ने 2016 में पहले ही यह कहा था कि अमंग द रिचेस्ट मैन इन द चाइना ओनली फ्यू हैज द गुड एंडिंग। भारतीयों का जैक मा में इंटरेस्ट होना थोड़ा सा इसलिए भी बनता है क्योंकि विगत वर्षों में जैक मा ने पेटीएम, जोमेटो और बिग बास्केट में अतिरिक्त निवेश किया था और उनकी वापसी पर इन कंपनियों का भी फ्यूचर डिपेंड करता है। वैसे इस मिसिंग मिस्ट्री के अलावा भी जैक मा की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स के लिए इनको पढ़ने और जानने की भी जरूरत है, इसलिए आज ये स्टोरी आज पे सामने हम लेकर के आए हैं। सोचने की बात है कैसे एक पूर्व इंग्लिश टीचर एक एंटरप्रेन्योर बन गया। ही इज नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट। इसके बाद भी वो ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। हालांकि अगर देखा जाए तो चाइना में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये बहुत सारी सर्विसेज नहीं होती हैं, तो इसलिए चाइनीज बिजनेसमैन या चाइनीज लोगों के बारे में, चाइना के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको नेट पर नहीं मिल पाती हैं। वैसे साउथ चाइना के हैंगजोउ शहर में जन्मे मा उन मींस जैक मा शुरुआत से भाग्यशाली नहीं थे। 10 सितंबर 1964 में जन्मे जैक मा ज़ोंगशेंग के बाद चाइना के दूसरे सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। अपने कॉलेज एंट्रेंस में वो 2 बार फेल हुए और तीसरे प्रयास में जाकर के उनको सफलता मिली। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करने में भी वो एक बार में चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाए। 3rd अटेम्प्ट में वो जाकर के चीजों को कंप्लीट कर पाए थे। 30 बार उन्होंने अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हुए। ही हैड अप्लाइड फॉर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 टाइम्स एंड ही वाज रिजेक्टेड फॉर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑल द 10 टाइम्स। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह देखने की है कि 10 बार अप्लाई करने के बाद, रिजेक्शन के बाद ही बंदे ने हार नहीं मानी और लगातार वहां पर अप्लाई करता रहा। अब सवाल यहां पर यह नहीं होता कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वहां पर उनको रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया और 24 लोगों में से ही वॉज द ओनली पर्सन जिसको KFC ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे प्रयासों के बाद 1988 में एट द एज ऑफ 24 ईयर्स ही वॉज अपॉइंटेड एज ए इंग्लिश टीचर। जैक मा को इंग्लिश टीचर की जॉब मिल तो गई थी, लेकिन जो बिजनेसमैन का कीड़ा था वो उनके अंदर अभी भी बना हुआ था और एज ए इंग्लिश टीचर रहते हुए भी वो बहुत सारी चीजों में अटेम्प्ट करते रहे। कभी एक ट्रांसलेटर की जॉब करते रहे, कभी एक मेडिकल कंपनी में एक एजेंट का काम करते रहे और ये चीजें ऐसी चलती रही। जैक मा ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन मेहनत जब आप करते रहते तो कभी ना कभी रंग लाएगी ही। 7 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1995 में सब कुछ अचानक एक अपॉर्चुनिटी ने बदल दिया। हुआ यूं कि चाइना की एक कंपनी का एक पैसा अमेरिकन कंपनी ने मार दिया, जिसको वसूलने का जिम्मा मास्टर साहब मतलब जैक मा को मिल गया। साहब ने तुरंत अपनी कंपनी के आपदा को अपने लिए अवसर में बदला और उड़ लिए कैलिफोर्निया के लिए। लेकिन वहां मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। अमेरिकन बिजनेसमैन थोड़ा सा बकैत टाइप का आदमी निकला और उसने जैक मा के ऊपर ही पिस्तौल तान दी और उनको कैद कर लिया और 2 दिन तक लगातार कैद करके रखा। उस अमेरिकन बिजनेसमैन को चाइना में एक अपनी इंटरनेट कंपनी खोलनी थी और उसके लिए उसको एक पार्टनर की जरूरत थी। उसने जैक मा में एक ऑप्शन देखा और उसने जैक मा को एक ऑफर कर दिया कि अगर वो
उसके अमेरिकन कंपनी में, जो कि चाइना में एक इंटरनेट कंपनी खोलना चाहती है, उसमें अगर पार्टनर बन जाए तो वो उसको छोड़ देगा। फिलहाल जैक मा की भी मजबूरी थी, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया। जैक मा जब वहां से निकले तो निकल करके अपने कुछ दोस्तों के पास वो सिएटल पहुंच गए। वहां उन्हें पहली बार इंटरनेट के बारे में जानकारी मिली। उस समय उन्होंने याहू पर जाकर के चाइना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च की, तो उनको पता चला कि इंटरनेट पर अभी भी चाइना के बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैक मा वहां से वापस चले आए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। किसी तरह से उन्होंने कुछ फंड अरेंज किया और 60,000 लगा करके उन्होंने चाइना येलो पेजेस नाम की एक कंपनी खोल दी। ये चाइना येलो पेजेस चीन की शुरुआती वेबसाइट कंपनियों में से एक थी, जो चाइना की अलग अलग कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाया करती थी, और इससे जैक मा का काम ठीक ठाक चलने लगा। फरवरी 1999 में जैक मा ने अपने कुछ दोस्तों को पार्टी में बुलाया और यहीं पर उन्होंने अपनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की घोषणा की। एक साल में ही अलीबाबा को अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच्स और जापानीज सॉफ्ट बैंक का साथ मिल गया। 2005 में याहू ने अलीबाबा में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 40% का हिस्सेदारी खरीद ली। इससे अलीबाबा को चाइना में याहू के सारे ऑपरेशंस का जिम्मा मिल गया और अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अलीबाबा मिक्सचर है अमेजॉन, ईबे और पेपॉल का। यह मोस्ट प्रॉफिटेबल वेबसाइट है वर्ल्ड की, अमेजन से भी बड़ी, लेकिन इसका ज्यादातर कारोबार चाइना में है, इसलिए संभव है कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ ना पता हो या ना आपने सुना हो। मैं आपको इसके बारे में यह बता दूं कि 2014 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लार्जेस्ट वैल्यू का आईपीओ लॉन्च किया गया विद ए वैल्यू ऑफ $168। इट वाज बिगर देन द अमेजन, सिस्को एंड ईबे कंबाइंड। धीरे धीरे जैक मा ने कई फील्ड में ऑपरेट करना शुरू कर दिया, लाइक फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, मूवी प्रोडक्शंस, हेल्थ केयर, न्यूज मीडिया, वेबसाइट, बहुत सारी चीजों में ये आ गए। मतलब जैक मा कुल मिलाकर के इंडिया के मुकेश अंबानी बन गए और रिलायंस की तरह काम करने लगे। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी इतना बड़ा कारोबार इतने बड़े स्तर पर बिना सरकार के सहयोग से नहीं बढ़ा सकती है। मतलब सरकार का सहयोग तो जैक मा को खूब मिल रहा था, या यूं कहें कि चाइनीज सरकार ने उनको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस फ्रंट्स पे जैक मा दिखने लगे, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिकेशंस में वो पार्टिसिपेट करने लगे, बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में वो पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन ये सब कुछ तब तक अच्छा चलता रहा जब तक कि वो लाल किताब के हिसाब से चलते रहे, या यूं कह लें कि शी जिनपिंग के सरकार के अनुसार सब कुछ काम होता रहा। समय के साथ अलीबाबा, अलीपे, एंड ग्रुप और जैक मा बड़े होने लगे। विश्व के अलग अलग मंचों पर उनकी वैल्यू बढ़ने लगी। जैक मा भी अपने आप को कई मंचों पर, कभी डांस के मंच पर, कभी स्पोर्ट्स के मंच पर प्रोजेक्ट करने लगे। उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी बढ़ने लगी और पब्लिक एक्सेप्टेंस भी वहां पर बढ़ना शुरू हो गया, और उनकी यही जो लार्जर देन द लाइफ वाली जो छवि थी वो कहीं ना कहीं लाल किताब वाली सरकार को खटकने लगी। लेकिन समस्या यहां नहीं थी। समस्या तब खड़ी हुई जब जैक मा ने अलीपे और एंड ग्रुप की शुरुआत की। इसके लिए हम थोड़ा सा चाइनीज बैंकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। चाइना में बैंक्स विदाउट कोलेटरल लोन नहीं देते हैं। इसकी वजह से वहां पर क्रेडिट कार्ड और लोन सिस्टम बहुत सख्त है। कुछ समय पहले भारत में भी ऐसा ही हुआ करता था। थोड़ा सा बदलाव इस दौरान भारत में आया है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या बैंक के अधिकारी आपको फेवर कर रहे हैं तो लोन मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अब बढ़ती नजर आती है, और थोड़े से वहां पर चेंजेस आए हैं। लेकिन मोर और लेस सिस्टम ऐसा ही था कि विदाउट कोलेटरल यहां पर भी लोन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब चाइनीज बैंकिंग सिस्टम टफ होने की वजह से अलीबाबा को ऑनलाइन पेमेंट मिलने में दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से जैक मा ने अलीपे नाम का एक पेमेंट गेटवे शुरू किया। स्टार्टिंग में अलीपे अलीबाबा के पेमेंट्स को ही मैनेज करता था, लेकिन बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म को भी सर्विसेज देने लगा। धीरे धीरे चाइना का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया। वर्तमान समय में चाइना में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चाइना के बैंकिंग सिस्टम की वजह से लोगों को लोन मिलने में समस्या होती थी। इसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए जैक मा ने एक फिनटेक कंपनी एंड ग्रुप की शुरुआत की और बैंकों की हेल्प से कंज्यूमर लोन दिलवाने लगी। लगभग 100 बैंक एंड ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। एंड ग्रुप की लोकप्रियता इस बात से आंकी जा सकती है कि 2020 के एंड में उसका एक आईपीओ प्रस्तावित था। कंपनी अपनी इस आईपीओ से $37 अरब जुटाने की उम्मीद कर रही थी, जो कि सऊदी अरामको के $29.4 अरब के आईपीओ को पीछे छोड़ते दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। लेकिन जैक मा और उनकी कंपनी के लिए चीजें तब बदल गई जब 24 अक्टूबर को एक शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान चाइनीज बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने आउटडेटेड बता दिया और कहा कि यह बुड्ढों के क्लब की तरह काम करता है। इस बात ने ताबूत में आखिरी कील की तरह काम किया। हालांकि इससे पहले भी कुछ कीड़े गाड़ चुके थे। 2015 में हांगकांग में जैक मा की कंपनी यंग उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए फंड बांट रही थी। उसी दौरान हांगकांग में प्रोटेस्ट होने लगे और सरकार ने यह कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इस फंड से दूर रखा जाए, जिसके लिए जैक मा तैयार नहीं हुए, जिसमें सरकार उनके बीच थोड़ी सी नाराजगी बनी।
कुछ समय पहले सरकारी रेगुलेटर ने अलीबाबा के प्रोडक्ट पर फेक का इल्जाम लगाते हुए कुछ एक केस दायर किया, जिसको कि जैक मा ने डिनाई किया और उसको अपोज किया और उसकी इतनी कैंपेनिंग की कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी को अपने इल्जाम को वापस लेना पड़ गया। वैसे 24 अक्टूबर 2020 की एक्सप्लेनेशन के लिए जैक मा को बुलाया गया। अलीबाबा पर मोनोपोली के इल्जाम लगे और एंड ग्रुप को रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई, मतलब बॉस लोगों को बदल दो। इसके बाद से ही जैक मा दुनिया के सामने नहीं आए हैं। नवंबर में हुए अफ्रीकन बिजनेस टैलेंट में भी वो नहीं दिखाई दिए। कहा जाता है कि ही इज लाइंग लो, मींस अपने आप से ये हट गए हैं, गायब हो गए हैं, और इसकी वजह से दिसंबर में उनकी शेयर्स की वैल्यू 17% डाउन हो गई। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। अब ये सामने आने पर ही पता चलेगा कि वो छुप गए थे या उठा लिए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन और लाइक को जरूर दबा दीजिएगा, और शेयर तो आप करेंगे ही। थैंक यू।